साथियों, स्वागत है आपका फिर से अभी क्लासेस में। अब तक हमने 2 यूनिट कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड रीट के अनुसार, ठीक है। लेकिन ये जो शिक्षण विधियाँ है ना, ये बहुत बड़ा रोल बनाती है ना, कि मैथ्स के 20 सवाल मैथ्स वालों को आते हैं, 15 तो बायो वाले भी कर देंगे, लेकिन जो 10 शिक्षण विधियाँ हैं वो अंतर पैदा करेंगी। वो 10 सवाल कौन से होंगे, किस में से आएंगे, मूल्यांकन से ज़्यादा आएंगे या फिर विधियों वाले सवाल जैसे आगमन निगमन आधारित आएंगे या फिर श्रव्य दृश्य आएंगे। तो जो भी आए तो उन्हीं में से 15 का चयन किया है मैंने आज। 15 अच्छे सवाल जो गणित शिक्षण विधियाँ, और 3 4 5 ऐसे भी हैं जो विज्ञान में भी काम आएंगे। कल मेरा ऐसे मन कर रहा है कि विज्ञान शिक्षण विधियों के प्रश्न भी लाऊं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो मैसेज डाल देना। आपके कमेंट अगर आए कि विज्ञान शिक्षण विधियों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न डालिए सर, तो मैं ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं मैथ्स की शिक्षण विधियों के 15 सवाल, इम्पोर्टेंट 15 सवाल। हो सके अगर एक भी आए इसमें से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अपने लिए। तो एक एक नंबर से रहता है आदमी, और क्या पता 3 4 आ जाए। मेरी किस्मत अच्छी रहती है भाई, मेरे चक्कर में आपकी रह जाए या आपके चक्कर में मेरी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, ठीक है, आपके सामने पेश है। अमिताभ बच्चन की तरह कह रहा हूँ, ठीक है। किस महिला को चलता फिरता कंप्यूटर कहा जाता है? किस महिला को चलता फिरता कंप्यूटर कहा जाता है? इस पे फिल्म आई है भाई, विद्या बालन की, देखी होगी है ना। इतनी चढ़ी तो नहीं होगी लेकिन भारतीय पे है। क्या नाम था उनका? चलता फिरता कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मूवी आई है बॉलीवुड के अंदर। पहला ऑप्शन शकुंतला देवी, दूसरा ऑप्शन शांता देवी, तीसरा ऑप्शन गार्गी देवी, डी नन ऑफ दिस। जब ऑप्शन नहीं मिले तो ये डाल देता है टीचर, ठीक है, कोई और भी। तो कौन सी मूवी आई है आप सभी को पता है? कौन सी है? बी बिल्कुल नहीं है, ए बिल्कुल सही है, यानी शकुंतला देवी। शकुंतला देवी जी को चलता फिरता कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनसे कैलकुलेशन वो कैलकुलेटर से कर रहे थे और उनसे आंसर पूछ रहे थे तो फटाफट बताती थी, ठीक है। अपनी इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन जैसे भी है ठीक है, इनके जितनी तो नहीं है। इन्होंने अपना नाम रोशन किया भाई, शकुंतला देवी, तो नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छे सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं पहले लिख भी लेता, लेकिन थोड़ा टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपिया मैथमेटिका किसकी कृति है? वैसे एक बात बताऊं, ऑप्शन में नहीं दूंगा, न्यूटन की भी है एक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। वो ऑप्शन में नहीं आएंगे, ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको। हाँ भाई, प्रिंसिपिया मैथमेटिका किसकी कृति है? मैथ्स पे आधारित है, इसलिए पूछा जा सकता है, डायरेक्ट सवाल है। ऑप्शन इसका सही है। क्या देकार्ते, क्या रसेल या व्हाइट हेड? व्हाइट हेड और रसेल दोनों, ठीक है। वॉल्यूम 1 प्रिंसिपिया मैथमेटिका व्हाइट हेड और रसेल की है। रसेल का पूरा नाम है बार्टेंड, और इसकी मैथ्स के बारे में परिभाषा भी है। क्या सीखा, क्या पाया, क्या किया, क्योंकि बारटेंडर सुना है ना, शराब पीने के बाद इंसान खो जाता है, तो ये ऐसी बातें करता है बारटेंडर रसेल। अगर आपके सामने ऐसी कोई परिभाषा है कि क्या किया, क्या हुआ, कैसे किया, मतलब जिसमें सवाल ही सवाल हो, तो वो इसकी होगी भाई। पीने के बाद किसी को कोई होश नहीं रहता, ठीक है।
तो इसमें ये वर्ड होते हैं इसकी परिभाषा में। बाकी प्रिंसिपिया मैथमेटिका दोनों की है, व्हाइटहेड और बार्ट्रैंड रसेल। बार्ट्रैंड रसेल एक ही नाम है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब 2 क्वेश्चन एक जैसे, ठीक है, और शानदार सवाल है भाई। देखिए, गणित शिक्षण में साथ में लिखूंगा मैं, गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा हेतु प्रश्नों का चयन किया जाता है। और यही एक ऐसा ही सवाल है 4 नंबर, ये इतना याद रखना। वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, गणितीय शिक्षण, ये लिख ही देते हैं चलो। गणित शिक्षण में उपलब्धि, अब यहाँ गणित विज्ञान दोनों आ सकते हैं भाई, गणित आ जाए, विज्ञान आ गए, हिंदी आ जाए, ये परीक्षण सेम ही रहते हैं भाई, ठीक है। नाम लेते हैं भाई, गणित विषय लिख दिया, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। ऊपर सेम सवाल निदानात्मक का है और इसमें नीचे उपलब्धि का। यहाँ गणित विषय लिखा जा सकता है, विज्ञान विषय हो सकता है, शिक्षण हटाए मान लो तो गणित विषय, विज्ञान विषय, यहाँ भी इसको विषय कर देता हूँ क्योंकि आपको विषय के हिसाब से सारे याद रहेंगे। ये जो परीक्षाएं हैं वो सेम रिजल्ट में रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गणित के अलावा अगर विज्ञान भी लिख दें तो सवाल सेम ही रहेगा, आंसर भी सेम रहेगा। ऑप्शन देता हूँ मैं इनके, सेम ऑप्शन होंगे। ऑप्शन का पता नहीं सेम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आंसर जो मैं बताऊँ वही होगा। डी, ए व बी दोनों, ये भाई ऑप्शन देख लेते हैं अपना, सही लिखा है, ठीक है। अब बताइए आंसर। गणित विषय में निदानात्मक परीक्षण या परीक्षा में जो प्रश्नों का चयन होगा वो किया जाएगा किससे? निदान हमेशा एक टुकड़े को लेके किया जाता है, ध्यान रखना, सब में से नहीं होता निदान। अब कई जैसे बच्चे हैं, हो सकता है उनको अंकगणित अच्छी आती हो, लेकिन बीजगणित भी अच्छी आती हो, लेकिन बीजगणित के गुणनखंड नहीं आते हैं। उसको जोड़ना अच्छा आता है बीजगणित में, लेकिन गुणनखंड करना उसको अच्छा नहीं आता। तो ध्यान रखना, निदान हमेशा किसी प्रकरण के विशेष भाग से होगा, ध्यान रखना। तो निदानात्मक परीक्षण या परीक्षाओं में जो प्रश्नों का चयन होता है वो किसी एक प्रकरण के किसी भाग से किया जाए। प्रकरण के किसी भाग से, प्रकरण भी नहीं, प्रकरण के किसी भाग से। और गणित विषय में उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों, उपलब्धि अब जानना चाहते हो आप तो क्या करोगे? किसी की उपलब्धि संपूर्ण पाठ्यक्रम से जांची जाती है भाई, किसी की उपलब्धि संपूर्ण पाठ्यक्रम से, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है और निदानात्मक में किसी प्रकरण के किसी एक भाग से, प्रकरण के किसी एक भाग से, यानी प्रकरण के किसी भाग से किया जाता है, प्रकरण से भी नहीं, प्रकरण के किसी भाग से, ठीक है।
तो ध्यान रखना दोनों सवालों को एक साथ कराया है। निदान का मतलब प्रकरण का किसी एक भाग या किसी भाग, और उपलब्धि का मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम, क्योंकि उपलब्धि अगर आपको किसी की जांचनी है तो सारा पता करना पड़ता है भाई। जैसे नीरज चोपड़ा जी, उनकी उपलब्धि का परीक्षण उनके एक भाला फेंक प्रतियोगिता में हुआ है भाई, ठीक है। और उसके साथ ही जैसे ही उनकी उपलब्धि प्राप्त हुई, उनकी जाति के बारे में अलग अलग राय आने लगी। कोई कहता है राजपूत है, कोई कह रहा है जाट है, वो राजपूत रेजिमेंट में है, मतलब कोई नहीं कह रहा भारतीय है। 90% लोग कह रहे हैं भारतीय हैं, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व तो होते हैं वो आपको पता है। जातिगत न्याय बांटी है, देश के लिए मेडल जीता है भाई हमारे देशवासी, हमें गर्व होना चाहिए ना। एक ही तो आया है गोल्ड, ठीक है। चाइना में तो सिल्वर वालों को गाली दे रहे हैं, आपको पता होगा। तो बेलारूस में वो आपने सुना होगा कि बेलारूस की एक जो कंटेस्टेंट या प्रतिभागी थी, कंपटीटर प्रतिभागी जो हैं, वो बेलारूस वापस नहीं जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कहा अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे मेरी जान को खतरा है। अपने यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, ठीक है। चीन में लोग कह रहे हैं गद्दार हैं ये, इतनी सुविधा देने के बाद भी ये हमें पीछे छोड़ गए, ठीक है। तो भारत को तोड़िए मत भाई जातिगत कारणों से, है ना। मान लिया वो जाट हो सकते हैं, राजपूत हो सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हमारा ही कोई भाई जीता है, लेकिन बांटिए मत। भारतीय जीता है, क्या जीता है? एक भारतीय जीता है। और भारत कोई जाति में बंटा हुआ देश नहीं है, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। आपको पता होगा भारत की जो खास बात क्या है, विभिन्नताओं में एकता, ठीक है। अगर किसी को बात अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात कही है तो अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ भाई, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ध्यान रखना, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को क्या देना है भाई? विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि यानी मोटिवेशन, प्रतिपुष्टि देना है, ठीक है। और उसने कोई अच्छा काम किया तो उसके बारे में कुछ अच्छा बोल देना, प्रतिपुष्टि। तो कौन सा होगा भाई? निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक, विकासात्मक, या डी रचनात्मक? क्या आंसर होगा इसका? क्या निदान होगा, क्या उपचार होगा, या विकास होगा, या रचना होगी? तो इसका आंसर है प्रतिपुष्टि देने वाला मूल्यांकन कौन होगा? रचनात्मक। कौन सा होगा? रचनात्मक। इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रतिपुष्टि मूल्यांकन देता कौन सा है? रचनात्मक, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक कौन देगा? रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य तो सब में ये होता है, प्रतिपुष्टि तो सब, लेकिन मुख्य उद्देश्य किस मूल्यांकन का है? रचनात्मक का। अब ये वर्ड ध्यान रखना, मुख्य है। सभी प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य प्रतिपुष्टि तो देना होता ही है। आप मूल्यांकन करने के बाद तो बताएंगे ना, फीडबैक तो देंगे, प्रतिपुष्टि, ठीक है। लेकिन मुख्य उद्देश्य प्रतिपुष्टि ही हो तो वो कौन सा होगा? रचनात्मक मूल्यांकन। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है मेरे और अपने 6 नंबर। गणित में बालकों, ये चूज कर करके लाया हूँ भाई, और इनके लिए कोई ऑथेंटिक बुक नहीं होती है, ठीक है। तो 4 जगहों से सवाल ढूंढे हैं, कुछ एक बनाए हैं अपनी कोशिश करके, ठीक है। ये वाला मेरी तरफ से बनाया ही हुआ है, तो हमारी मेहनत को थोड़ा आगे बढ़ाइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई। गणित में
बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त परीक्षाएं। कौन सी परीक्षाएं अच्छी रहेंगी भाई? ऑप्शन ए निदान, बी नैदानिक परीक्षाएं, सी उपचार और डी ए व बी दोनों। हाँ भाई, गणित में बालकों की कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त परीक्षाएं कौन सी होती हैं? निदान, नैदानिक। आंसर इसका ये होता है भाई, नैदानिक। ठीक है, लेकिन आप गलती यहाँ करोगे, निदान पढ़ा और उत्तर दे दिया, वहाँ जल्दी में होंगे। ठीक है, यहाँ साइको आती है, साइको का मतलब आप पागल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी उस टाइम मनस्थिति क्या होगी। पेपर में अगर आपका टाइम थोड़ा बचा है, आपने निदान देखा, आपका उत्तर यही होगा, पक्का होगा। आप दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाओगे, पहला निदान देख लिया। निदान में पता है आपको क्या करना होता है, बीमारियों का पता करना पड़ता है, कर निदान ही होगा। लेकिन आगे एक ऑप्शन था नैदानिक परीक्षाएं, तो ऑप्शन ये होगा। मान लो किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया तो वो ये उत्तर दे देगा, निदान और नैदानिक परीक्षाएं। लेकिन उत्तर सिर्फ ये है, इसने सिर्फ परीक्षाएं पूछा है। निदान तो वो प्रक्रिया है जिसमें हम सारी परीक्षाएं लेके आएंगे। ठीक है, तो वो परीक्षाएं कौन सी होगी जिसमें बालकों की कमजोरियों का पता लगे, तो वो परीक्षाएं होंगी नैदानिक परीक्षाएं। तो ऑप्शन सिर्फ बी सही होगा इसका। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, साइको हमें वहाँ साइको बना देगी और दिक्कत पैदा कर देगी। मैंने कल मेरे एक दोस्त का वीडियो देखा था, वो बना रहे थे, अच्छा बनाया उन्होंने। अगर कोई जेट की आपके हैं, पेपर दिया है तो आंसर की डाली है उन्होंने, सर ने। ठीक है, तो वो कह रहे थे फोड़ डालना, तो आप फोड़ डालना इसको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7, गणित की भाषा का महत्व है। अब भाषा सवाल तो सारे आएंगे ना, सारे प्रकार के प्रश्न डाल दिए मैंने, और फिर भी अगर आप नहीं पढ़े तो भाई गलती आपकी होगी। ऑप्शन ए संप्रेषण कौशल, बी मानसिक है क्या, शारीरिक, सी मानसिक कौशल, डी तर्कात्मक जो भी है। देखो ये आपका शायद ही गलत हो, क्योंकि गणित के साथ एक चीज़ जरूर जुड़ती है, वो होते हैं तर्क। तो ये आंसर सही होगा। गणित की भाषा का महत्व किस में है? तर्कात्मक कौशल, तर्कात्मक। ठीक है, संधि और विच्छेद कर दिया, तर्कात्मक। ठीक है, गणित की भाषा का महत्व वैसे तो सब में ही है। जिसको गणित आती है ना अच्छे से, उस थोड़ा बोलना भी आ जाता है उसको। ठीक है, शर्म कम आती है उसको। अब कौन सा डालें? हाँ भाई, तो ये दोनों करा दिए। बीजगणित यथार्थ रूप है, क्वेश्चन नंबर 8 ही होगा ना भाई। बीजगणित यथार्थ रूप में क्या है भाई? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, इजी है और कई बार आ चुका है कंपटीशन में। बीजगणित यथार्थ रूप में क्या है? गणित है, ये तो है ही भाई। कोई मान लो रिट लगाने वाला कहते हैं सर गणित तो है। बी रेखा गणित, सी ज्यामिति, डी अंक गणित। तो ऑप्शन है अंक गणित। बीज गणित यथार्थ रूप में है अंक गणित। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान रखें। बीजगणित यथार्थ रूप में क्या है? अंक गणित है भाई। 8 हो गए हैं, 7 और रह गए, 15 कराऊंगा पूरे। अब लिखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आगे, ध्यान रखना, अब प्रभावशाली तो सब होंगे, लेकिन कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली है गणित के अंदर, वो भी उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। एक समस्या को कई बार हल करना, अब देखो हम वो उतने अमीर तो है नहीं कि, वैसे तो अमीर घणे हैं, दिल से, मन से, हृदय से, ठीक है, लेकिन बोर्ड अपने पास होनी है कि स्लाइड किया होता क्वेश्चन आ जाए टिक करना, टाइम लगेगा थोड़ा। आप तो स्पीड में भी देख सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक कराना ना भूलें। अपने दोस्तों को बोले कर, वरना मोबाइल फोड़ दूंगा, ठीक है। समस्या हल के विभिन्न तरीके खोजना, सी, सभी सूत्रों को याद करना। ये निगमन पर आ गया बेचारा, सूत्र तो निगमन याद कराती है, याद करना। डी, ए व सी दोनों। देखो सवाल पढ़ो, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम यानी सीखना, अधिगम यानी पढ़ना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावशाली है? क्या पहला ऑप्शन सही है, एक समस्या को कई बार हल करना? क्या दूसरा सही है, समस्या हल के विभिन्न तरीके खोजना? क्या तीसरा सही है, सभी सूत्रों को याद करना? और डी, ए व सी दोनों। ये दिखता है ना तो ऐसे लगता है कि बस यही होगा, ठीक है, जबकि है नहीं। ऑप्शन इसका सही है बी। उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा अधिगम करने का जो तरीका है वो क्या है? समस्या हल के लिए विभिन्न, क्योंकि अब आपका दिमाग थोड़ा बड़ा हो चुका है, 5वीं के बाद की बात कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक वही होता है जहाँ पे आपको पढ़ाना है 6ठी से 8वीं, लेवल 2 और लेवल 1 दोनों। लेवल 1 वालों को 1 to 5, ठीक है। लेकिन भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि मास्टर कम होते हैं वहाँ, और जब मास्टर कम होते हैं ना तो आप चाहे L1 हो चाहे L2 हो, सब आपको करना पड़ता है। आप ही वहाँ हिंदी के होंगे, आप ही वहाँ इंग्लिश के होंगे, आप ही वहाँ संस्कृत के होंगे, आप ही वहाँ विज्ञान के होंगे, आप ही वहाँ गणित के होंगे, आप ही वहाँ सामाजिक के होंगे, ठीक है। हमारे जो साथी हैं वो बताते हैं कि उन्होंने पहली वो हैं विज्ञान के, उन्होंने कहा मैंने सामाजिक भी पढ़ाई है, मैंने संस्कृत पढ़ाई है, मैंने हिंदी पढ़ाई है। एक बार तो उर्दू हाथ आने वाली थी वो आती नहीं थी, वरना वो भी करानी पड़ती, ठीक है। तो ये होता है भाई, समस्या हल के विभिन्न तरीके खोजना। आप भी करोगे ये काम, उच्च प्राथमिक स्तर पर आप जब पढ़ाओगे तो आपके पास समस्याएं आएंगी। पोषाहार का चार्ज कौन लेगा, ठीक है, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ठीक है, चों वाली बात हो गई। इलेक्शन ड्यूटी में नाम आ गया, प्रधानाध्यापक कौन रहेगा, मतलब जो पूरी स्कूल का इंचार्ज कौन रहेगा, बराबर के टाइम के हैं तो ये जिम्मेदारी कौन लेना पसंद करेगा। तो अब आप वहाँ पे विभिन्न तरीके खोजोगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी समस्या के हल के लिए विभिन्न तरीके खोजना अधिगम का सबसे अच्छा प्रभावशाली तरीका है, ध्यान रखना इसको। अब आपका सवाल रहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल है, ठीक है। विकास विभिन्न तरीकों को
विकास विभिन्न तरीकों से ये मुझे अच्छा सवाल लगा, ये मेरे को किसी ने भेजा था और उसको मैंने आंसर दिया था ये, ठीक है। विकास विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकता है। व्यक्त कर सकता है। विकास विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। थोड़ा माइक हिल गया भाई, ठीक है। विकास विभिन्न तरीकों से संख्या को हल कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, 11 को वह लिखता है 6 + 5, 11 को वह लिखता है क्या 7 + 4, ठीक है। तो 2-3 तरीके उसको और भी आते हैं, 11 + 0 वैसे भी लिखता है, ठीक है। तो वह किस विकासात्मक अवस्था पर है, पर नहीं है। सवाल में ये ध्यान रखना, विकास विभिन्न तरीकों से संख्या व्यक्त कर सकता है, वह किस विकासात्मक अवस्था पर नहीं है। ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया सवाल, जो मेरे पास सवाल किसी ने पूछा था वहाँ पे था है, अवस्था पर है, मैंने इसको कर दिया है नहीं। तो ये जो नहीं, सत्य असत्य, हाँ नहीं, ये जो वर्ड होंगे वो आपको कम से कम 1 या 2 सवाल दिक्कत करेंगे, ठीक है। कम से कम करेंगे भाई, थोड़ा सवाल ढंग से पढ़ लेना, कोई 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, जल्दी पेपर करके कौन सा अपनों ने टाइम बचा के वहाँ कुछ करना है, ठीक है। तो वह किस विकासात्मक अवस्था पर नहीं है, मैंने नहीं जोड़ दिया है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। परिमाण है क्या, परिणात्मक अवस्था, बी सक्रिय अवस्था, सी विभाजनात्मक अवस्था। 5 सवाल और हैं इसके बाद आपके लिए, ए व सी दोनों। तो इसका उत्तर होगा वो किस विकासात्मक अवस्था पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, वो परिणाम और विभाजन वाली अवस्था पर नहीं है। वो कौन सी विकासात्मक अवस्था पर है, तो वो उत्तर क्या होगा, सक्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था, सक्रिय अवस्था है वो। जब उसको ये पता है कि 11 को मैं 10 अनेकों प्रकार से लिख सकता हूँ, तो वो कौन सी अवस्था पर है विकास की, सक्रिय अवस्था। कौन सी है, सक्रिय अवस्था। रीट लेवल 1 और 2 ध्यान लगा लो, 26 को पेपर है, समय बचा लो, 15 सवाल देख लो और सिलेक्शन पालो। तो विकास की कौन सी अवस्था पर था वो, सक्रिय पे नहीं था, तो बाकी सारी नहीं है भाई, बच गई कौन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कोई भी सवाल में कमी नहीं है भाई, सारे टॉप के ढूंढ के लाया हूँ मैं और बनाए भी अच्छे मैंने। क्वेश्चन नंबर 11, गणितीय विकर्मित अनुदेशन के जनक। वैसे ये तीनों चीज़ें आपको काम आएंगी जो मैं लिखाऊंगा आपको, ये आपको साइको में भी काम आएगी। गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक। ऑप्शन ए एफ गिलबर्ट थॉमसन है के साथ में, थॉमसन, एफ गिलबर्ट, बी स्किनर, सी कौन सा है भाई, क्राउडर ये नाम, डी थोरनडाइक।
ये दो नाम तो भैया पक चुके होंगे, थॉर्नडाइक की बिल्ली, स्किनर का चूहा, पावलो का कुत्ता, वो दिखाते हैं एक साथ, एक चूहा एक बिल्ली कुत्ता वेट कर रहे होते हैं रीट का पेपर कब होगा मालिक है। तो गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है इसमें से? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, नॉर्मन ए क्राउडर हैं या गिलबर्ट हैं? तो इसका उत्तर है गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन के गिलबर्ट, थॉमसन एफ गिलबर्ट, ठीक है। और स्किनर अपने हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक हैं भाई, और ये हैं शाखीय के, ये याद रखना। और ये बेचारा बिल्ली बिल्ली करता रह गया। तो स्किनर ने रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, नॉर्मन ने शाखीय, और थॉमसन एफ गिलबर्ट ने गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन दिया है। गणित वालों के लिए, बायो वालों के लिए ये वाली चीज़, रीड फर्स्ट लेवल वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, थॉमसन एफ गिलबर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थॉमसन एफ गिलबर्ट। अब अभिकर्मित अनुदेशन पर आधारित एक दो सवाल और हैं। दूसरा 12, 11वां था, ये 12वां। अभिकर्मित अनुदेशन, ये आपको साइको में भी काम का है भाई। अभिकर्मित अनुदेशन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। ये साइंस में भी आ सकता है, ये तो सामाजिक वालों में भी आ सकता है, ठीक है, ये हिंदी में भी आ सकता है, ये हिंदी के अलावा संस्कृत में भी आ सकता है, थोड़ा संस्कृति भाषा में आएगा। अहम अनुदेशनम किमम सिद्धांतम नास्ति, ठीक है। तो ऑप्शन ए, इसका इस अनुदेशन का कौन सा सिद्धांत नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है लघु दीर्घ पदों का सिद्धांत, बी प्रतिपुष्टि सिद्धांत, आगे लगाते जाना आप, ऑप्शन थोड़े छोटे करते हैं, सी सक्रिय अनुक्रिया, डी स्वयं कार्य करने। अब अभिकर्मित अनुदेशन, ये इसमें ये चीज़ तो हिंदी अर्थ ही इसका ये है कि स्वयं कार्य करना। जब आदमी कोई स्वयं कार्य करता है तो उसके अंदर सक्रिय अनुक्रिया रहती है, यानी वो सक्रिय तो रहता ही है। अनुक्रिया का वर्ड आ गया, स्किनर ने दिया ना अभिकर्मित अनुदेशन रेखीय वाला। अनुक्रिया का मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उसी का तो है। प्रतिपुष्टि आप दोगे, फीडबैक मिलेगा उसको, कोई काम करेगा तो स्वयं करेगा। ये वाली जो चीज़ है वो अभिकर्मित अनुदेशन में नहीं होती। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? लघु दीर्घ पदों का। ये तीनों अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत हैं, ठीक है। प्रतिपुष्टि, स्वयं अनुक्रिया या सक्रिय अनुक्रिया और स्वयं कार्य करना, ये किसके सिद्धांत है? अभिकर्मित अनुदेशन के। लेकिन कौन सा नहीं है? लघु दीर्घ पदों का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं श्रव्य दृश्य सामग्रियों के ऊपर, ठीक है। हमने हर प्रकार के प्रश्न दिए हैं भाई, कोई रह ना जाए ऐसे ही हम। अरे भाई मत बजा, गाड़ी है पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको बताना है कि ग्राफ का रूप क्या है, यानी ग्राफ किस किस फॉर्म में आता है। ये साइंस में भी मिल सकता है आपको और मैथ्स में भी मिल सकता है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो ग्राफ का रूप है क्या? चित्र ग्राफ होता है, ठीक है। बी दंड लंब ग्राफ, नाम से बहुत अलग ही लग रहा है। क्षेत्रफल ग्राफ, ऑल ऑफ अबव, सभी, छोटा सा वर्ड। तो ऑप्शन इसका सही है डी, ठीक है। क्योंकि ग्राफ में चित्र ग्राफ, पिक्टो बोलते हैं इंग्लिश में, तो पिक्टोग्राफ भी होते हैं
दंड ग्राफ तो होते ही हैं ऐसे वाले, क्षेत्रफल ग्राफ भी होते हैं भाई इस प्रकार से। तो तीनों प्रकार के ग्राफ होते हैं, ठीक है। और जब तीनों प्रकार के ग्राफ होते हैं तो सारे हो गए ना भाई, तो ग्राफ का रूप तीनों में ही आ गया, तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। अभी ए ओ ए सही है तो पता नहीं लेकिन ग्राफ के रूप तीनों ही होते हैं, ऑप्शन जो मैंने लिए हैं उसमें। 14वां सवाल, दृश्य श्रव्य साधन सहायक होते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, सब में काम आएगा। ये वो सवाल है जो 5 सहायकों में भी आ सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने, बालक के प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में सहायक, आगे लिख लेना। बी, बालक की क्रियाशीलता में, सी, बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान, और डी, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ अबव। इन चारों में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन सहायक किस में होते हैं? क्या वो बालक के प्रत्यक्ष अनुभव में, क्या क्रियाशीलता में, या मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान पैदा करने, या उपयुक्त सभी? अब जब ऑप्शन देते हैं तो हमें ये लगता है कि ये तो सारे काम करता है, ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर होगा सी। आप सोच रहे थे डी, उत्तर क्या होगा, सी, दृश्य श्रव्य सहायक। मेन काम क्या होता है, बालक के दिमाग में सारा ज्ञान स्थायी करने के लिए, ठीक है। फिल्में रहती हैं ना दिमाग में, सीन याद रहते हैं, ठीक है, तो वो स्थायी हो जाते हैं, और स्थायी ज्ञान के लिए दृश्य और श्रव्य सामग्री सहायक होती है, ठीक है। तो बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, जड़ी मर्जी होए ਉਹਦੇ ਚ जड़ा क्वेश्चन है आ सकता है भी, ठीक है। अपनी जैसी पंजाबी है उस हिसाब से समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, सभी सवाल कवर किए हमने, कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा है। वह प्रोजेक्टर जिसमें वस्तु या चित्र की परछाई अध्यापक के पीछे बनती है। ऑप्शन ए स्लाइड प्रोजेक्टर, बी ओवरहेड प्रोजेक्टर, सी स्लाइड है, फिल्म प्रोजेक्टर, डी जादुई लालटेन। ये मैंने आज तक देखी नहीं है वैसे, जादुई लालटेन, बाकी तीनों तो देखे हुए, ये पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो वह प्रोजेक्टर जिसमें वस्तु या चित्र की परछाई अध्यापक के पीछे यानी पीछे बनती है, तो वो प्रोजेक्टर होता है। स्लाइड नहीं होता, फिल्मी नहीं होता, ये दोनों नहीं होते, तो होता कौन सा है, बी या डी,
होता है बी, बिल्कुल सही, ओवरहेड प्रोजेक्टर। वह प्रोजेक्टर जिसमें वस्तु या चित्र की परछाई अध्यापक के पीछे बनती है भाई। इसी के साथ हमारे 15 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। कृपया अपने इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं, ठीक है, जिससे हमें एक नई ऊर्जा आए हमारे अंदर, ठीक है। महाकाल का दिन है, तो महादेव की जय हो। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप सभी का दिन मंगल हो।